अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के टॉपिक में मैनेजमेंट थ्योरीज को डिस्कस करूंगी। ये थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इसमें जो पहली दो थ्योरीज है ना, रिडक्टिव थ्योरी एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ये आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इन सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लेक्चर को डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन बेटा हमारे पास ये है, दैट इज एक्चुअली मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन गोल्स को हासिल करना है, उन गोल्स को अचीव करना है कुछ प्रोसेसेस के जरिए। उनमें पहला प्रोसेस है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या किया जाता है कि हम ये चीज़ सारी को प्लान करेंगे कि हमारे क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्या चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, हम उस बारे में प्लानिंग करते हैं। एंड सेकंड हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि हमने जो प्लानिंग की है, अब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड करेंगे। हम हर एक पर्सन को काम असाइन करेंगे कि उसने क्या क्या काम करना है। हम एक क्या करेंगे, अथॉरिटी को सेट करेंगे कि फलां पर्सन के पास ये अथॉरिटी है और अंडर उसके ये सब लोग आते हैं और सब ने ये काम करना है, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉयज। देन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है जो काम आपको असाइन किया गया है आप उस काम को कंप्लीट करते हो। उसके बाद है बेटा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं कि हमने क्या चीज़ सेट की थी, क्या चीज़ हमने प्लान की थी और क्या चीज़ हमने अचीव की है। उन दो चीज़ों को कंपेयर करने को कंट्रोलिंग कहा जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट में दो और चीज़ें आती हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो यही था मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में हमने एक पर्सन को जो गोल्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसको अचीव करने में हमने उसकी हेल्प करनी है और ये किस तरीके से अचीव किए जाते हैं, इन 4-5 प्रोसेसेस के जरिए से अचीव किए जाते हैं। देन इज लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो एक गिवन सिचुएशन में अपने गोल्स को अचीव कर सकें, कि एक पर्सन अपने गोल को या एक ग्रुप अपने गोल को अचीव कर सके। हमने उनकी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में ये है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल और वह सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंडर। और उनके काम करने का मकसद क्या है, टू अचीव द प्री डिटरमाइंड आउटकम्स, कि जो चीज़ें उन्होंने पहले से गोल सेट किए हुए हैं मिलकर सब लोग काम करेंगे ताकि उन गोल्स को हासिल किया जा सके। उसके बाद हमारे पास थ्योरी की डेफिनेशन दी गई है। थ्योरी क्या है? थ्योरी में हमारे पास एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, वो किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, दैट इज एक्चुअली थ्योरी। उसके बाद है हमारे पास मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर एक ऐसा पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका काम क्या होता है कि उसने सुपरवाइज करना है जितने भी लोग उसके अंडर हैं उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को उसने सुपरवाइज करना है। सो मैनेजर का बेसिक रोल क्या है? सुपरविजन करना। उसके बाद है लीडर। लीडर क्या करता है? लीडर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है ताकि एक पर्सन जो है उनको इन्फ्लुएंस करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे ताकि लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकें। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गई मैनेजमेंट थ्योरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें पहली दो थ्योरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी दैट इज क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें देखिए जाता है नेचर ऑफ वर्क क्या है, काम किस नोयत का है। फिर जो भी काम है उसको उसके कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जो भी काम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद हम ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं ताकि जो काम हमने मतलब जो भी काम है, जो भी उसकी नेचर है, उस काम को अचीव किया जा सके। और उसके बाद हमारे पास इसके 4 एलिमेंट्स, और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि आप इसके 4 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दें या इन 4 के नेम लिख दें या एक को एक्सप्लेन कर दें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहले है डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, सेकंड इज चेन ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब हम इन सबको बारी बारी जो है ना एक्सप्लेन करती हूँ मैं और आप इससे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा।
डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी टास्क है उसको हम डिवाइड कर देंगे। जब हम किसी भी काम को डिवाइड करते हैं तो उसके डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ टास्क कम हो जाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज आती है कि हम एक टास्क को एक ऐसे पर्सन को जो किसी भी काम में स्पेशलाइज्ड है, एक पर्सन है वो फलां काम में महारत रखता है, हम उस पर्सन को बार बार जब एक ही काम देंगे वो उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। जब काम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टास्क कम हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ टास्क एक पर्सन को थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ रहा है तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी वजह से जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होगा उसको क्या होगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करें। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमने एक अदारे के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, हमारे लिए उनके साथ कम्युनिकेट करना, उन पे अपना कोई भी कमांड है उसको मेंटेन रखना या अथॉरिटी को रीइंफोर्स करवाना बहुत ईजी होता है, बिकॉज देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स। आप हर एक डिपार्टमेंट से सेपरेटली कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने ऑर्डर्स पास कर सकते हो और इस तरीके से उनके लिए काम करना भी ईजी होता है। उसके बाद है बेटा चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड एक्चुअली ये डिस्क्राइब करता है कि जो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्क्राइब करता है। हमारे पास दो टाइप्स हैं अथॉरिटी की, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। अब लाइन अथॉरिटी क्या है? लाइन अथॉरिटी का मतलब है कि एक पर्सन है जिसके पास ये पावर है कि वो सुपरवाइज करेगा। एक पर्सन के पास सुपरविजन की पावर है और उसकी जो अथॉरिटी है दैट पर्सन इज ऑन द टॉप। लाइन अथॉरिटी में सुपरविजन की पावर है और साथ ही साथ जो उस पर्सन के पास अथॉरिटी है वो पर्सन इज एट द टॉप। स्टाफ अथॉरिटी में सुपरवाइज करने की पावर या सुपरविजन की अथॉरिटी आपके पास नहीं होती। आप सिर्फ दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप सिर्फ उसको एडवाइस दे सकते हो, आप सिर्फ उससे अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो, आप उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? इसका मतलब है कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कितना एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, कितना इफेक्टिवली उनको सुपरवाइज कर रहा है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली डिस्क्राइब करता है एक मैनेजर की सुपरवाइज करने की एबिलिटी को, कि वो कितना इफेक्टिवली एक मैनेजर सुपरविजन कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे है हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि उस मैनेजर के अंडर जित एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैनेजर है उसने क्या करना है, सुपरवाइज करना है। और हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज कर रहा है और इसके अंदर क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। क्योंकि देखिए जब एक मैनेजर ने बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज करना है, हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। अब क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज कर रहा है तो यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो सब मिलकर फैसला लेते हैं, सब कुछ मैनेजर के ऊपर बेस नहीं करता। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब किए गए हैं। टाल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इसके अंदर क्या है, ये टाल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी तादाद में मैनेजर्स होती हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है, कम्युनिकेशन अथॉरिटी बहुत स्लो होती है और अथॉरिटी सेंट्रलाइज। अब देखो टाल स्ट्रक्चर में क्या है कि एक पर्सन है, उसके पास ही सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है, वही सिर्फ ऑर्डर पास कर सकता है। अथॉरिटी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, एक बंदे के पास सारे इख्तियारात हैं, दैट इज एक्चुअली अथॉरिटी क्या है, सेंट्रलाइज्ड। अब क्योंकि उस एक मैनेजर ने या उस एक पर्सन ने या उस एक अथॉरिटी ने डिसीजन लेने हैं, बाकी सब फैसले नहीं ले सकते, बाकी सब इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होगी, स्लो होगी। यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। क्योंकि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में या हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या था कि सब मिलकर फैसले ले रहे थे, यहाँ सिर्फ एक पर्सन, एक अथॉरिटी ही डिसीजन लेगी और उन्हीं डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। अब जब तक कि वो पर्सन फैसला नहीं लेगा आगे कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन काफी स्लो होती है। उसके बाद है हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेस कम्प्लेक्स है। अब इसमें मैनेजर बहुत थोड़े हैं, इसमें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज है। इसका मतलब है कि फ्लैट
स्ट्रक्चर जो है उसमें सब मिलकर फैसले ले रहे थे। उसमें क्या है फ्लैट में कि यहाँ पे मैनेजर्स थोड़े हैं, यहाँ पे क्या है ये बहुत लेस कम्प्लेक्स ये है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन टाल में क्या था कि एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटी है और वही पर्सन सारे के सारे फैसले लेते हैं। लेकिन फ्लैट में क्या है कि सब मिलकर फैसले लेते हैं, कम्युनिकेट करना ईजी है और ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को। यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है कि उन्होंने क्या किया, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट से, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की कि कौन सी चीज़ वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी चीज़ उसको मुतासिर करती है। ये एक्सपेरिमेंट 1930 में हुआ, यूएसए में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्थोन प्लांट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी आ सकता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को एक्सप्लेन करें या फिर हार्थोन इफेक्ट को एक्सप्लेन करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। पहले ये उन्होंने कहा कि शायद ये रिसर्चर ने ये सोचा कि जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर वहाँ के एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने कहा कि शायद लाइट का एक इन्फ्लुएंस है प्रोडक्टिविटी पे। ऐसा किया गया कि लाइट को इंक्रीज किया गया ताकि देखा जाए कि अगर रोशनी ज़्यादा कर दी जाए एक डिपार्टमेंट के अंदर तो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब लाइट को ज़्यादा किया गया तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम लाइट को कम करें तो देखा तो जाए कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। लाइट को कम किया गया लेकिन प्रोडक्टिविटी फिर इंक्रीज हो गई। अभी के होना तो ये चाहिए था कि जैसे लाइट को इंक्रीज करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जब हम लाइट को कम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। लाइट के कम करने से प्रोडक्टिविटी फिर भी इंक्रीज हो रही, तो इस वजह से कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट वो नहीं निकाल सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद मतलब इस उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे रिलेशनशिप है ब्रेक का या फिर लेंथ ऑफ वर्कशीट, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन वो फेल्ड रहे कोई भी रिजल्ट कंक्लूड करने पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हार्थोन इफेक्ट क्या है कि जब एक रिसर्चर क्या करता है, जब वो खुद इंटरेक्ट करता है, जब वो स्पेशल अटेंशन देता है एम्प्लॉयज़ को, तो ये चीज़ उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी किस वजह से इंक्रीज होती है। वो इस वजह से होती है जब एक जो है वहाँ का मैनेजर, वहाँ का लीडर, वो खुद अपने उन एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करे, उनको स्पेशल अटेंशन दे, इस वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पर्सन से ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते, हम किसी को रिश्वत दे के काम नहीं करवा सकते। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीइंग एज अ ऑनर आप खुद लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आप उनको एक ख़ास तवज्जो दें, आप उनकी बातों को सुनें, अगर उनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं आप उसको फुलफ़िल करें, तो इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नॉट बिकॉज ऑफ लाइट का कोई असर नहीं है, ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया। उसके बाद हमारे पास है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम हमारे पास दो तरह के हैं, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है, लेकिन ओपन सिस्टम क्या करता है, इट इंटरेक्ट्स, ये इंटरेक्ट करता है विद इन्वायरमेंट एंड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस सारे जो थ्योरी है इसमें क्या है, इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया गया है, इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब ये है कि हमने काफ़ी सारी रिसोर्सेज को यूज़ करना है, हमारे पास इक्विपमेंट है, मनी, मटेरियल, इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता है इन्वायरमेंट से ताकि इनको यूज़ किया जा सके। और थ्रूपुट क्या है, थ्रूपुट का मतलब है कि हमने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर कर उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। लाइक हमारे पास बेड्स हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी नर्सिस हैं, हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके थ्रूपुट का क्या मतलब है, थ्रूपुट का मतलब है हम उनको केयर प्रोवाइड करेंगे।
केयर प्रोवाइड करेंगे। अब आउटपुट का क्या मतलब है कि हमारे उन उस केयर प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ, क्या पेशेंट की केयर इंप्रूव हुई या उसके अंदर क्या चेंजिंग आई। अब इसको आप यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इनपुट क्या है हमारे पास, हमने इस्तेमाल किया बहुत सारे रिसोर्सेज का, हमने पैसा इस्तेमाल किया, बेड्स इस्तेमाल किए, एम्प्लॉयज़ इस्तेमाल हुए, फिजिशियंस से हमारे पास, उन सब ने क्या किया, उन सब ने एक पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड की, उसकी असेसमेंट की, उसको कोई भी डिजीज उसको डायग्नोस किया गया, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया, उसको केयर प्रोवाइड की गई। अब आउटपुट उसकी वजह से क्या हुआ, आउटपुट ये हुआ कि पेशेंट की जो हेल्थ थी वो रीस्टोर्ड हो गई, उसकी हेल्थ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजिंग आई, हेल्थ प्रमोशन होगी, डिजीज प्रोटेक्शन होगी। दैट इज द आउटपुट। इनपुट में हमने क्या किया, सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, और थ्रूपुट में हमने प्लान किया केयर को, और आउटपुट में क्या हुआ कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स आए हमारे केयर प्रोवाइड करने की वजह से। दैट इज आवर आउटपुट। उसके बाद है हमारे पास कंटीजेंसी थ्योरी। इसमें कहा गया है कि आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस तब हमारी इंक्रीज होती है या इन्हेंस्ड होती है जब एक लीडर खुद अपनी यूनिक स्किल्स को, अपने करेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करता है। तब क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और इसके साथ साथ लीडर को चाहिए कि वो जितने भी हमारे वहाँ पे लोग हैं उनकी स्पेशल ह्यूमन नीड्स को या क्लिनिकल नीड्स को फौरन क्विकली रिस्पॉन्ड करे। तो इसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्योस थ्योरी। ये थ्योरी एक्चुअल में इंस्पायर्ड है क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, और इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें ये है अडेप्टेशन की बात की गई है। इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो अगर आप उससे चाहें कि वो स्ट्रक्चर परमानेंट रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ खास प्रिंसिपल होने चाहिए। वो कौन से हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी, अडेप्टेबिलिटी, कल्चरल सेंसिटिविटी। कि एक चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर आप चाहें कि अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो परमानेंट उसी तरीके से रहे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आनी चाहिए। अगर कोई कल्चरल सेंसिटिविटी है, उस चीज़ को अडेप्ट करना या कोई भी चीज़ है, अडेप्टेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। इस थ्योरी ने भी, जिस तरीके से हमने भी केओस थ्योरी को पढ़ा, उसमें यही बात की गई है कि परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉसिबल है। जिस तरीके से उस थ्योरी ने रिफ्यूज़ किया परमानेंट स्ट्रक्चर को और उसने कहा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसी तरीके से कम्प्लेक्सिटी थ्योरी में भी यही चीज़ है। दिस थ्योरी रिफ्यूज द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। उसके बाद इसका एम क्या है, इसने कहा अडेप्टेशन होनी चाहिए। इस थ्योरी में हमने पहले कौन सी पढ़ी थ्योरी, हमने पढ़ी हमारी क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा जी एक चेन ऑफ कमांड है हमारे पास, कुछ काफ़ी कंट्रोल मेथड है। इस थ्योरी ने कहा कम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिंपल इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, अडेप्टेशन को, सिंपली अडेप्टेशन होनी चाहिए। कोई चेन ऑफ कमांड, कोई स्पैन ऑफ कंट्रोल, इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई कमांड सिस्टम या कंट्रोल मेथड नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, दैट इज अडेप्टेशन। मैनेजिंग इन सच एम्बिशियस सर्कमस्टांसिस रिक्वायर कंसिडरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि हर एक चीज़ उसको इंटरेक्ट किया जाए ताकि हम अडेप्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस। सो ये थी हमारी सारी की सारी थ्योरीज, और ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से करना है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। So kindly do like, share and subscribe to my YouTube channel.